नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में सीटेट ईवीएस पेडागॉजी की शुरुआत किए थे। पिछला जो वीडियो था वह पहला वीडियो था जो कि पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र पर आधारित था। उसी से रिलेटेड पेडागॉजी पर ही आधारित यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से उसको ख़त्म करते हैं। तो हेडिंग जो है उसको पहले देखते हैं, एकीकृत उपागम। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम का अगर अर्थ देखा जाए तो एक उपागम, एकीकृत का अर्थ हो जाएगा एक उपागम। अब इसका विस्तार से जान लीजिए क्या होता है। यह अर्थ इसका समझते हैं, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने का उपागम है। एकीकृत उपागम जो है वह छात्राओं को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने का उपागम है। ओके, तो वह शाखा कौन सी है, उस शाखा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं जो कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। वह शाखा देख लीजिए। उस शाखा के अंतर्गत विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान आता है और पर्यावरण आता है। और विज्ञान में विज्ञान है लेकिन उसमें 3-4 विज्ञान जो होते हैं वह भी आते हैं, जिसमें हो गया जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसी के अंदर सब समाहित हैं। किसके अंदर? विज्ञान के अंदर ही यह विज्ञान समाहित हैं। तो शाखा हम लोग पढ़ चुके हैं। शाखा क्या है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। किसकी शाखा है? पर्यावरण अध्ययन की शाखा है। किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? यह तीनों एकीकृत उपागम के अंतर पढ़ा जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान होता है वह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है, उसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। उसको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है ताकि वही बच्चे पढ़ें, अलग से उनको न पढ़ना पड़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दत्त कार्य, समूह कार्य, दल कार्य, यह एक ही नाम है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं केवल। क्या क्या? दत्त कार्य, समूह कार्य और दल कार्य। इसका एक ही अर्थ है, यानी कि समूह कार्य और दल कार्य, यानी कि कई लोग इकट्ठा होकर कार्य करें। तो यहाँ पर कई लोगों का मतलब है वहाँ बच्चों से, यहाँ पर उसका अर्थ होगा, उसको देखते हैं हम लोग। इससे सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से किया जा सकता है। बच्चे जब समूह में काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके सामाजिक विशेषताओं यानी कि जो वैयक्तिक विशेषता है उनका आसानी से आकलन कर सकते हैं। आसानी से आकलन क्यों कर सकते हैं इसको देख लीजिए आप लोग। इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दत्त कार्य यानी कि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, कोई बाह्य कारक कार्य नहीं करता, वह फ्री होके अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, स्वतंत्र वातावरण में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिस कारण उन पर कोई अन्य कारक का दबाव नहीं होता है, यानी कि दबाव नगण्य होता है, यानी कि न के बराबर होता है। और उसका जो फायदा है, उससे क्या लाभ मिलता है उसको देख लीजिए। फायदा यह होता है कि जब उन पर कोई प्रेशर या बाह्य कारक नहीं कार्य करेगा तो क्या होता है, उससे इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं आदि का स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो वह लोग अपनी भावना, विचार और कल्पना का स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं। जब बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, वह खुले वातावरण में सीखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, दिया गया है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। यह क्या होता है इसके बारे में देखिए। अवलोकन और रिकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग भी समझाया गया है। पहले इसका जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर अपने नोटबुक में लिखना अवलोकन व रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। यानी कि अलग अलग तथ्य क्या होते हैं, तथ्य अलग अलग दिए रहते हैं, उन्हीं को देखकर और समझकर सूचीबद्ध तरीके से
लिखना ही अवलोकन व रिकॉर्डिंग कहलाता है। ओके, अब इसका अलग अलग जो अर्थ है उसको देख लेते हैं। अवलोकन का अर्थ हो गया देखना व समझना। अभी हम बताए हैं कि अलग अलग तथ्यों को देखकर, तो यहाँ पर केवल अवलोकन का अर्थ देखना व समझना होगा, यानी कि घटना को देखकर उसका कारण जानने का प्रयास किया जाता है, किसमें, अवलोकन में। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि देखे गए घटना को या समझे गए घटना को सूचीबद्ध करना, यानी कि उसका सूची तैयार करना, और या दूसरे अर्थ में अगर कहें तो उनका क्रम से अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी और कविताएं, यहाँ पर अगली जो हेडिंग है वह है कहानी और कविताएं। इसका भी पर्यावरण अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या योगदान है उसके बारे में आइए देख लेते हैं। कहानी और कविताएं। कविता और कहानी पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में प्रभावशाली होते हैं। कविता और कहानी द्वारा पढ़ाए जाने पर पर्यावरण अध्ययन जो होता है वह प्रभावशाली होता है। क्यों होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट दिया गया है उसको देखिए, बच्चों को परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। यानी कि कविता व कहानी का जब प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होता है, बच्चों के परिवेश, उनके आसपास का जो उनका रहन सहन है, उनका बात व्यवहार, यानी कि समाज में जो बातें होंगी, जो ज्ञान की बातें होंगी, उसके बारे में बच्चों का परिवेश, इनका जो पालन पोषण होगा उसके बारे में समृद्ध चित्रण किया जा सकता है आसानी से। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, यानी कि उनके सीखने के लिए ऐसा वातावरण का निर्माण करती हैं जिससे वह लोग आसानी से सरल तरीके से समझ सकें। कौन निर्माण करता है, कहानी व कविताएं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सृजनात्मक व सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं जिससे उनका विकास किया जा सकता है। सृजनात्मक और सौंदर्य बोध, यानी कि उनके अंदर क्रिएटिविटी, सृजनात्मक या रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, और इससे क्या होता है कि उनका विकास किया जा सकता है, वह अच्छे से सीख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है और लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे का आकलन करने के लिए पूछा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसको देखिए। यह एक प्रकार का व्यक्तित्व का दर्पण है, यानी कि व्यक्ति कैसा है उसका वह दर्पण है, कि उसके बारे में बताता है कि वह व्यक्ति कैसा है। यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य बच्चे अथवा छात्र से है, वह उसके बारे में बताता है। आगे देखिए क्या दिया गया है, कक्षा 5 के एक, कक्षा 5 नहीं है ये 4 है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री एक फोल्डर में डाल दें। यानी कि वह फोल्डर होता है, उसमें वह शिक्षिका डालने के लिए कह रही है। क्या डालने के लिए कह रही है, अवलोकन रिपोर्ट, कार्यपत्रक और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर में डालने के लिए कह रही है। तो उस फोल्डर का क्या नाम है, पोर्टफोलियो। उस फोल्डर का नाम पोर्टफोलियो होता है, और इसी के माध्यम से ही बच्चे के विकास का आकलन किया जा सकता है प्राथमिक स्तर पर। उसमें जो अवलोकन रिपोर्ट होता है, बच्चे का विकास का अवलोकन करके उसमें समाहित किया जाता है कि बच्चा कितना आगे बढ़ा या कहाँ पर कमियां रह गई, कहाँ पर वह नहीं सीख पा रहा है, यही सब उसमें रिपोर्ट में होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम। कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है कि शिक्षार्थियों में सीखने के जिज्ञासा उत्पन्न करना। यहाँ पर आसान भाषा में समझिए कि कक्षा के प्रश्नोत्तर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, बच्चों को इससे क्या लाभ मिलता है, वही पूछ रहा है कक्षा का प्रश्नोत्तर। तो इससे यह होता है कि शिक्षार्थियों में सीखने के
जिज्ञासा उत्पन्न करना, इसका यही तात्पर्य है कि कक्षा में प्रश्न करके बच्चों का सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न किया जाए, उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास किया जाए। ओके, आप देखिए अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वह अपने अनुमान लगा के उसका उत्तर देते हैं और वह चाहते हैं कि हमसे कोई प्रश्न पूछे और वह उसी से रिलेटेड जो गलत ही अगर वह जान रहे हैं तो वह उसका जवाब जरूर देते हैं। अगर आपको उनका उत्तर गलत लग रहा है तो आप लोग अच्छी तरह से उनको समझा दीजिए। लेकिन इसका यहाँ पर यही अर्थ है कि कक्षा में प्रश्नोत्तर यानी कि जो प्रश्न पूछा जाता है वह क्यों पूछा जाता है, इससे क्या होता है, शिक्षार्थियों में सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न होता है। ओके, यानी कि अगर वह प्रश्न बता दे रहे हैं तो प्रोत्साहित होते हैं, पुनर्बलन उनको मिलता है, शाबाशी देकर पुनर्बलन देना चाहिए ताकि वह अगले प्रश्न का भी जवाब देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन का दूसरा नाम रूपात्मक आकलन है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन क्या नहीं शामिल करता है, क्या नहीं शामिल करता है, तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं शामिल करता है। रचनात्मक आकलन में बच्चों की ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं शामिल किया जाता है। इसलिए नहीं शामिल किया जाता है ताकि कोई अगर बच्चा कमज़ोर है, उसका ग्रेडिंग कम आया, उसका रैंकिंग कम आया, तो उसके ऊपर मानसिक रूप से दबाव ना पड़े कि हम सबसे पीछे हैं या सबसे हम क्लास में कमज़ोर हैं। तो उससे क्या होगा, वह मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और सीखने की गति उसकी बहुत ही धीमी हो जाएगी। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर ग्रेडिंग और रैंकिंग स्तर का विरोध किया जाता है कि ग्रेडिंग और रैंकिंग सिस्टम वहाँ पर न दिया जाए। यही आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।